Good morning students. Welcome to SGI online class. Class 8 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार में वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है ये समझाऊंगी और आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जा रहा है तथा स्वयं भी प्रयास करेंगे। पहला शब्द है क्रमानुसार। तो इसमें आप पहले का हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ, क्योंकि का के साथ रा और आ की ध्वनि निकल रही है, तो क्रमा प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ना हलंत प्लस उ प्लस शा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ। तो इन वर्णों के संयोग से आपका शब्द क्या बना? क्रमानुसार। इसके बाद दूसरा शब्द है स्वागत। सा हलंत प्लस वा हलंत प्लस आ, फिर इसके बाद है प्लस गा हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस आ। तो ये शब्द आपका शाश अर्ध है। इसके बाद वा में आ की मात्रा है, फिर गा से आ की ध्वनि और ता के साथ भी आ की ध्वनि, तो शब्द आपका बन गया स्वागत। इसके बाद तीसरा शब्द है गणेश। गा हलंत प्लस आ प्लस ड़ा हलंत प्लस ए प्लस सा हलंत प्लस आ, तो शब्द बना आपका गणेश। इसके बाद चौथा शब्द है आपका पुस्तक। पा हलंत प्लस उ प्लस सा हलंत प्लस ता हलंत प्लस आ प्लस का हलंत प्लस आ। तो आपका पा पे छोटी की मात्रा है तो उसमें से उ की ध्वनि अलग हुई। सा आपका अर्ध है तो सा में हलंत लगाने से शब्द आधा हो गया। इसके बाद ता से आ की ध्वनि अलग हुई, का में हलंत लगाने से का की ध्वनि अलग हुई, तो इन वर्णों के योग से शब्द बना आपका पुस्तक। इसके बाद अगला शब्द है शब्द। तो इसको करेंगे शा हलंत प्लस आ प्लस वा हलंत प्लस दा हलंत प्लस आ। तो इन शब्दों के योग से वर्णों के योग से शब्द बना आपका शब्द, क्योंकि शा से आ की ध्वनि वा अर्ध, दा में भी आ की ध्वनि, तो ये हो गया शब्द। इसके बाद है 6 नंबर पर उपरोक्त। उ प्लस पा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस ओ प्लस का में अर्ध है, इसके बाद ता हलंत प्लस आ, तो शब्द आपका बना उपरोक्त। इसके बाद 7वां शब्द है आपका सच्चा। तो इसमें कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? सा प्लस हलंत प्लस आ प्लस चा हलंत प्लस चा हलंत प्लस आ, तो शब्द बना आपका सच्चा। इसके बाद 8वां है ईश्वर। ई प्लस शा हलंत प्लस वा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ, तो इन वर्णों के योग से शब्द बना ईश्वर। इसको मैं पुनः दोहराऊंगी। क्रमानुसार का हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ना हलंत प्लस उ प्लस सा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ। इन वर्णों के योग से क्या शब्द बना आपका? क्रमानुसार।
इसके बाद दूसरा है स्वागत। सा हलंत प्लस वा हलंत प्लस आ प्लस गा हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना स्वागत। इसके बाद तीसरा शब्द है गणेश। गा हलंत प्लस आ प्लस ड़ा हलंत प्लस ए प्लस शा हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना गणेश। इसके बाद है पुस्तक। पा हलंत प्लस उ प्लस शा हलंत प्लस ता प्लस आ हलंत प्लस का हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना पुस्तक। इसके बाद पांचवा है शब्द। शा हलंत प्लस आ प्लस वा हलंत प्लस दा हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना शब्द। इसके बाद उपरोक्त। उ आपका स्वर है। सबसे पहले ये चीज और ध्यान रखिए, जो स्वर होता है उस वह जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। तो इसके बाद आप लिखेंगे उ प्लस पा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस औ प्लस का हलंत प्लस ता हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना उपरोक्त। इसके बाद है सच्चा। शा हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस शा हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना सच्चा। इसके बाद है ईश्वर। ई प्लस शा हलंत प्लस वा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना ईश्वर। बच्चों, अब आप अपने रफ कॉपी पे अपने परिवारजनों के नाम लिख करके व अपने मित्रों का नाम लिख करके वर्ण विच्छेद करेंगे तथा उसके बाद वर्ण संयोजन, अर्थात वर्ण विच्छेद करने के बाद आपका शब्द बनेगा, इसे कहते हैं वर्ण संयोजन। कर करके आप अपनी नोटबुक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों, आपकी हिंदी फर्स्ट और सेकंड में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी समर वेकेशन 10 जून से 25 जून तक है और जो अभी आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनका टेस्ट ऑनलाइन होगा और आपको जो टेस्ट की डेट है वो आपके ग्रुप में बता दी जाएगी। दोनों चैप्टर्स की बुकलेट आप विद्यालय आकर के प्राप्त कर लीजिए तथा आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am providing you some more examples of notice. One example is here given and one example was given you in my earlier video. Okay, notice writing topic is you are Varun from class 8th. Okay, you are Varun from class 8th. You have lost your wallet somewhere in school premises. Okay, you are one of the student of your class. Suppose your name is Varun, it may be some other, and you have lost your wallet, wristwatch, book, so many other things. Here is one example given. You have to write a notice to be placed on the notice board. Okay, so prepare it. In the same way, if you have found something, notice can be written like this. So let us try to understand. You have to make a box like this. Okay, then you have to write here on the front side in the beginning name of the school. Name of the school institution. Suppose you are writing it in the examination hall, you can write it examination hall. In message it is written. So this is the name of school where you study. Then notice heading, that is written in capital letter. Now on this side you have to write the date when you are writing the notice. Then you have to write here caption.
Caption means heading. Heading regarding which topic the notice is written. Here you have lost your wallet. Okay, पर्स आपका खो गया है. So then it is started like this. This is to inform to all the students. Students, you can also begin like this. All the students are informed hereby. All the students are informed hereby. Whatever you can write, there are so many languages in style. So this is to inform to all the students. You can also mention, if you know the students from 6th to 12th study there. So it is to inform to all the students that a wallet. Okay, you have to write here that students that a wallet was lost in the premises of the school yesterday. Okay, it is a brown color. You can write here wherever it is lost. Suppose you know well exactly where you have lost it. Suppose you have lost it in library, then you can write here that the wallet was lost in the premises, in the library, computer library or assembly hall, chemistry lab, etc. Whatever. It is a brown color. Then you have to give the information, some informations, details regarding it. It is a brown color. किस कलर का है? Brown, red, white, blue. So it is a brown color. I have written here and contains some money. Suppose you know exactly what amount of money is there. So then you can write here it contains 500 rupees, it contains 600 rupees, it contains 1000, 2000 rupees along with my iCard है, ATM card में भी, ATM card, SBI credit card, debit card, whatever, some other things. Then you have to promise a treat. A treat will be given. Okay, a treat will be given whoever returns it. A treat of promise is assured to anyone who finds it. जो भी इसे पाता है उसको ट्रीट दिया जाएगा. And request करिए. It is requested if anyone finds, please return it to the undersigned. Okay, you have to write here undersigned. That means name of the writer who is writing the notice. Here writer is Varun. It may be any person, any girl, any person. You have to write here if you know the class. Suppose Varun studies in class 8th C. Then write it. Suppose you are the head boy. You are the head boy of Red House, Yellow House, Liberty House, etc. So students, write this notice in your notebook of grammar and prepare it well. Everything, all the notices, if there is a subject matter lost or found, may be written like this. If you have lost something, suppose you have lost your pen, book, wallet, wristwatch, so many other things, and you have suppose found something, pen, wristwatch, book, and some other things, then in the same way you can write a notice. So students, notice is not that is to be learnt by heart. इसको रटा नहीं जाता है ना. It is the matter of understanding. You should try to understand. And if you practice more and more, then definitely you will be able to write it well. And you can easily get good marks. And your presentation, remember your presentation must be good. There should be a neat and clean writing. You should not make any overwriting.
You should write very, very beautiful. Okay, fairly. So students, thank you. Next day I will provide some more notices regarding some other subject matter. So thank you for attending today's class. Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions. I am A.K. Dwivedi, your English teacher. Students, I think you must have prepared everything well. Now students, from 10th June to 25th June, your holidays are going to start, and at 9th June it will be your last lecture. Okay, so revise everything whatever has been taught to you properly for the test, and your first unit test are commencing in June. Date will be given to you very soon. Students, those who have not completed their homework, that means in notebook, English literature as well as English grammar, may collect the PDF, that means hard copy, printed copy of notes from the school, and you have to prepare everything from those notes which you are given from the school. Okay, if there is something difference from those which you have written in your notes earlier, okay, so don't worry, but leave them as they are. You have to prepare everything whatever you are getting from the notes. Okay, you will be given very shortly, and for collecting the notes you have to come to school and then collect them and prepare everything well. Okay, thank you very much for attending the class till now. And students, those who have not have their registration, you are requested to get your registration, otherwise you may not have a chance to get it. Okay, thank you. Good morning students, I welcome you all to the online class of SGY. In the last class we have completed the question number 12 of exercise 2A. Question number 13 is same as question number 12, so you can try that question by yourself. Now I will be starting with question number 14. It has total 5 parts, 3 of them are written over here. ठीक है, 3 पहले छोटे क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 और 4 पे जाएंगे. It is saying evaluate, that means you have to solve and reduce the terms into the lowest values and get the exact answer. First part में it is given 16 upon 125 whole to the power 1 upon 4. जब भी फ्रैक्शनल पावर होती है तो मैक्सिमम केसेस में that power will be cut off और reduce होके वो खत्म हो जाएगी. उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अंदर जो वैल्यूज लिखे हैं उनके फैक्टर्स ऐसे करने हैं आपको कि उसके वो जो नंबर्स हैं वो 4 की पावर में आ जाए, है ना. तो यू ऑल नो दैट 16 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 2 into 2 into 2, जिसे आप बोल सकते हो 2 की पावर 4. ठीक है, और ऐसे ही 125 can be written as, so it's not 125, it's 625. So 625 के फैक्टर्स होंगे 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5, that means 5 की पावर 4. तो 16 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 4 और 625 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 4. तो together you can write 2 upon 5 whole to the power 4, है ना, क्योंकि दोनों में 4 पावर आ रही है. 16 बनाने के लिए 2 की पावर 4 आ रही है और 625 बनाने के लिए भी 5 की पावर 4 आ रही है. तो you can write 2 upon 5 whole to the power 4
और उसके भी बाहर पावर कितनी है 1/4। ठीक, मैंने पहले बताया जब ब्रैकेट के अंदर पावर आती है तो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, इट विल बी 2/5, यहाँ पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा एंड आंसर विल बी 2/5। ठीक, 2/5 विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही सिनेरियो है। तो आपको 81 और 16 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 81 के फैक्टर्स आप करोगे तो यू विल फाइंड 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, जिसको नहीं क्लियर हो रहा है तो फैक्टर्स अलग से करके देख सकता है। तो फैक्टर्स करोगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 4 आएगा। ऐसे 16 के फैक्टर्स आप पहले ही कर चुके हो। यू विल गेट 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 4। ठीक, अगेन आप 81/16 कर सकते हो, 3/2 होल टू द पावर 4। You will write 81/16 को 3/2 होल टू द पावर 4 और बाहर ब्रैकेट के एक और पावर लगी दैट इज -1/4। ठीक, अगेन दिस पावर will come inside and multiply with the power inside। 3/2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -1/4, 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो you will get 3/2 की पावर -1। अगर नेगेटिव पावर होती है तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको 2/3 की पावर 1, वही मतलब 2/3। तो 2/3 विल बी योर आंसर। नाउ थर्ड फोर्थ पार्ट में स्किप करते हैं, वो थोड़ा लेंथी है, इसको अलग से करेंगे। पहले फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, इसको भी वैल्यूएट करना है। मैंने पहले बताया कि जब स्क्वायर रूट लगा होता है उसका मतलब होता है कि पावर 1/2 हो गई है। ठीक है, इसको ब्रेक करके आप लिखोगे तो लिखोगे y³ होल टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय y/x। ठीक है, अब ये 1/2 पावर अंदर जाएगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये बन जाएगा y और 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर हो जाएगी 3/2 अपॉन x की पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय y/x। ठीक है, ऊपर y है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, दैट मींस बेस सेम तो पावर ऐड होगी ऊपर भी और नीचे भी। तो y की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस इसमें पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो पावर हो जाएगी 3/2 प्लस 1 और नीचे x की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस 1। ठीक है, फर्दर वी विल सॉल्व इट। तो 3/2 और यहाँ कुछ नहीं नीचे तो अपॉन 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो अपॉन 1 है ना। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 1 से 2, 3 1 से 3, मतलब यहाँ ऊपर 3 होगा, 3 प्लस 2 मतलब हो जाएगा y की पावर 5/2। ठीक है, अपॉन ऐसे ही x के लिए करोगे तो 2 और 1 का एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 × 1 आएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस और ऐसे 1 को 2 से डिवाइड 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और 2 को मल्टीप्लिकेशन 1 में करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, अपॉन 2, तो इट विल गिव यू 5 to the power 5 on y to the power 5/2 अपॉन x to the power 3/2। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, सेकंड पार्ट कंप्लीटेड एंड फिफ्थ पार्ट कंप्लीटेड। Now this is part number 4 of question number 14. Now this is a combination of things which you have done earlier. ना जितनी चीजें आपने अभी तक करी, यहाँ पे सारे क्वेश्चन में उन सभी चीजों को क्या कर दिया गया है, कॉम्बिनेशन दे दिया गया है ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज पुट करके आप उसको सॉल्व करके आंसर निकाल पाओ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग मिले हैं, हमें पता है क्या करना है। यहाँ पे 64 के फैक्टर्स कर रहे हैं और 64 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं जिससे कि जो 3 है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो आप जानते हो 64 कैसे आएगा, 4 × 4 × 4, दैट मींस 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 4 का क्यूब होल टू द पावर 2/3। ठीक है, जिसे नहीं समझ में आ रहा है 64 के फैक्टर्स कर लो। 64 के फैक्टर्स आप करोगे कितना आएगा, 2 आएगा 6 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 × 4 = 8 × 16 = 32 2 × 64। फिर आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 2 की पावर 6 और फिर लिखोगे यहाँ होल टू द पावर 2/3, फिर काटोगे तो 3 2 × 6 आएगा, 2 × 4 4 का स्क्वायर आएगा। तो वही चीज यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दी, 4 का क्यूब होता है 64। डायरेक्टली हमको याद रखना है कि हमको नीचे की पावर को खत्म करना है। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ
125। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, ठीक है। और 125 को क्या लिख सकते हो आप 5 का क्यूब, मतलब 5 × 5 × 5, तो इसको आप लिख सकते हो 5 का क्यूब। और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर कितनी हो गई है 1/3 हो गई है, ठीक है। देन प्लस किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, ठीक है। देन प्लस ये लिखा है 2 to the power -5 को 1 अपॉन करके पावर पॉजिटिव करनी है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या लिख दोगे 2 की पावर 5, ठीक है। प्लस ऐसे 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 3 लिख सकते हो, बाहर पावर में कितना लिखा -2/3 लिखा हुआ है। सिमिलरली अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, यहाँ पे लिखा है 25/9 to the power -1/2, तो पहले 1/2 को आप पॉजिटिव चाहो तो बना लो, तो आप लिख सकते हो इसको 9/25 और पावर कितनी हो जाएगी +1/2 हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसका, ठीक है। डायरेक्टली दो स्टेप भी कर सकते थे, आप लिख सकते थे इसको 9 को 3 का स्क्वायर और 25 को 5 का स्क्वायर, लेकिन अगले स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से होगा तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 4 जा 16 यहाँ से मिलेगा आपको, प्लस ऐसे यहाँ से क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 मिलेगा आपको, प्लस यहाँ से 1 मिलेगा, प्लस 2 की पावर 5 32 मिलेगा, ठीक है। प्लस फिर यहाँ से ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 3 की पावर -2, उसको पॉजिटिव बनाओगे तो 1/3 की पावर 2 बनेगा, मतलब 1/9 बनेगा। इसके अलग से बता दो, यहाँ पे कितना है 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हो गया 3 की पावर -2, इसको आप लिख सकते हो 1/3 की पावर 2 पॉजिटिव के लिए, और 1/3 की पावर 2 कितना होगा 1/9 होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नाउ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे कितनी पावर है 9/25 की पावर 1/2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 9 को 3 का स्क्वायर अपॉन 25 का लिख सकते हो कितना 5 का स्क्वायर, और होल टू द पावर कितना है 1/2, ठीक है। इसको पूरा लिख सकते हो आप 3/5 का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से कितना मिलेगा आपको 3/5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3/5, ठीक। और अब सॉल्व कर लेते हैं ये, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऐड करोगे तो आप 16 + 5 21 मिलेगा, 21 + 1 22 मिलेगा, 22 + 32 54 मिलेगा, ठीक है। तो 54 प्लस यहाँ से कितना आया 1/15, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ये चीज हम पहले बार जो क्लास 7 में रेशनल नंबर्स में की, किसी भी रेशनल नंबर को आप एक होल नंबर प्लस रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर सीधे आप लिख सकते हो 54 होल 1/15 एंड दैट विल बी योर आंसर। इसको नहीं समझ में आया यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करके भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। So this is the solution for question number 14, fourth part. That was question number 14, third part जो मैंने पहले बताया, fourth part में, ठीक है। तो fourth part है उसको अपने आप आपको ट्राई करना है, that is similar to part number 3. Now moving to question number 15. In its first part कुछ ऐसा आपको लिखा दिखाई दे रहा है और आपको बोला गया है कि you have to find the value of x, है ना। x का वैल्यू फाइंड करना, जो कि कहां दिखाई दे रहा है आपको पावर्स में दिखाई दे रहा है, और बीच में कैसा साइन है इक्वल टू का साइन है। तो जब भी ऐसी चीजें आपको दिखेंगी तो हमेशा बेस कैसा होगा इक्वल ही होगा। देखिए यहाँ पे बेस -3/11 और -3/11 ही बेस है। अगर बेस इक्वल नहीं है तो आपको बेस को इक्वल करना पड़ेगा, बिकॉज अगर दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज हैं, मतलब बीच में इक्वल टू का साइन लगा, इसका मतलब अगर बगल इक्वल वैल्यूज हैं, अगर बगल इक्वल वैल्यूज हैं तो वो तभी हो सकता है जब ऊपर पावर भी सेम हो और नीचे बेस भी सेम हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। स्टार्ट यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो आप इसको 1/2 लिख सकते हो, तो इक्वल टू -3/11 अपॉन -3/11। इसमें पावर कितनी दी है -2x + 3 और इसमें पावर गिवन है x + 5, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं सेम बेस, तो आप लिखोगे यहाँ पे -3/11 की पावर 2x + 5 मल्टीप्लाई, यहाँ दो पावर है, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो ब्रैकेट के अंदर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल फाइंड -3/11 और -2 मल्टीप्लाई होगा x से तो यू विल गेट -2x और जब -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो यू विल गेट -8, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, जब डिवीजन होता है और सेम बेस होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, यू नो दैट वेरी वेल।
पावर से सब्ट्रैक्ट होंगी तो क्या मिलेगा आपको -3/11 पावर x + 5। अब यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा माइनस, अब पावर कितनी -2x + 3 है, ठीक है। ऐसे इधर पे आओगे इक्वल टू -3/11। अब यहाँ पे सेम बेस और मल्टीप्लिकेशन है पावर ऐड होगी, ठीक है। तो यू राइट 2x + 5, ऐड में कोई चीज साइन चेंज नहीं आता है तो -2x और -8 आएगा। यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सॉल्व करने में आओगे आप तो यू विल फाइंड -3/11। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा माइनस माइनस प्लस, मतलब कि +2x और x कितना हो जाएगा 3x। ऐसे ही माइनस अंदर जाएगा तो माइनस और प्लस कितना देगा माइनस देगा, -3 और +5 कितना बचेगा +2 बचेगा। दैट मींस यहाँ से हमको मिलेगा -3/11 होल टू द पावर 3x + 2, ठीक। अब यहाँ से मिलेगा -3/11, ये 2x और 2x एलिमिनेट ही हो चुका है ना। यहाँ +5 और -8 और +5 -8 से कितना मिलेगा -3, तो यू विल गेट -3। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि दोनों तरफ बेस कैसे हैं इक्वल हैं, बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज को इक्वल होना पड़ेगा और वैल्यू दोनों तभी इक्वल हो पाएंगी क्या जब इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाए, ठीक। तो इसका बगल आगे का हम इधर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इक्वेटिंग पावर्स। क्यों इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, ठीक है। और बेस भी सेम है, 3x + 2 विल बी इक्वल टू -3। ये -2 उधर जाएगा तो ये 3x = -3 और -2, 3x = 3x सॉरी -2x + 2x है, यहाँ पे +2x और x 3x = -5। Solving this way you will get 3x = -3 - 2, that is equal to 3x = -5, x = -5/3। And this answer is not matching with your answer because यहाँ पे जो पावर क्वेश्चन में दी है किताब में that is 2x - 5 and I have taken 2x + 5, ठीक है। इसलिए आंसर में डिफरेंस आ रहा है। You can solve it again इस तरीके से जैसे मैंने सॉल्व किया तो आपको प्रॉपर सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। Now question number 15 का जो सेकंड पार्ट है that is also same as question number 15 फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे जो बेस है that is 2/5, तो बेस को आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पावर्स को सॉल्व करके इक्वल कर देना है, ठीक है। तो that is the solution of question number 15। question number 16 जो लास्ट है उसको देख लेते हैं। Now in question number 16 it is saying simplify and there are two parts, I am doing first part for you, second I want you to do it by yourself, everything has been covered till up till now, ठीक है। In first part it is written 2p to the power -1 q square r then whole cube then बाहर पावर -2, ठीक है। सबसे इजीएस्ट तरीका है ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब ऐसा ब्रैकेट के बाहर पावर होती है तो उस ब्रैकेट के बाहर वाली पावर को अंदर लेके आते हैं और अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी 2p to the power -1 q square r then this will be 3 multiplied by -2, so here you will get 2p to the power -1 q square r power -6, this -6 will get inside। अब फिर से हर पावर में क्या होगा ये मल्टीप्लाई होगा, तो हर पावर में होगा तो इसकी पावर में भी होगा। यहाँ पे 2 लिखा है इसका मतलब 2 की पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय -6 p to the power -1 मल्टीप्लाई बाय -6, ऐसे q to the power 2 मल्टीप्लाई बाय -6, सी r to the power कुछ नहीं तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय -6 है ना। जब 2 की पावर मल्टीप्लाई होगी ये तो होगा 2 की पावर -6 होगा, दिस विल बी 3 की पावर -, प्लस 6, यहां पे q की पावर 6 to the 12 -12 and r to the power 1 into -6 will be -6, ठीक। I have already told you कि जो नेगेटिव पावर्स होती हैं उनको आप पॉजिटिव बनाते हो, पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उनका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जितनी नेगेटिव पावर्स हैं सब नीचे चली जाएंगी,
सिर्फ पॉजिटिव पावर ऊपर है, पॉजिटिव पावर कितनी है, p की पावर 6, ठीक है, अपॉन इट विल बी 2 की पावर 6, q की पावर 12 एंड r की पावर 6. सो दिस विल बी योर आंसर. एक और चीज हो सकती है, आप 2 की पावर 6 को चाहो तो रिजॉल्व कर लो और 2 की पावर 6 को when you will solve you get 64. तो आंसर आ जाएगा p की पावर 6 अपॉन 64, q की पावर 12 एंड r की पावर 6. ठीक. So this is the completion of your exercise 2. In fact, we can say this is the completion of your chapter 2, and we will be starting with our next chapters in the coming sessions. Thank you. So students, your first and second chapter of mathematics has been over, and your summer vacations will be starting from 10th of June to 25th June. And moreover, you are required to come to school, contact school office in order to register yourself in the school. And further, you can collect the test booklet from the school, and then only your registration will be valid. Thank you. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Students, today we will continue the chapter number 2 of physics, and our first topic is consequences of change in density of liquids with water, of liquid our first topic is consequences of change in density of liquids with temperature. It means what happens when we increase the temperature of a liquid. Okay. Suppose this is a heat source. Students, suppose in a metallic vessel there is a liquid filled in it, and we are providing some heat from the base. Now what happens? The liquid near the base of the vessel get heated fast. Okay, and one thing you should know, when a liquid is heated, what happens? Its volume increases. And by the formula density equal to mass divided by volume, when the volume increases, this whole fraction will be decreases. Okay, when the volume increase, the whole fraction will be decreased, and that's why density also decreases. Okay students, so here this water gets heated, so its density decreases. So this water will rise in upward direction, and the colder water, which is more dense, will sink down. Okay, this process happens until the whole mass of the liquid gets heated. Okay, now a shot of current inside in it is called convection current. Okay, let's see again. When we increase the temperature of a liquid, its density decreases. How? Because when we increase the temperature of a liquid, its volume increases, and since volume is in the denominator, so density decreases. Okay, now here you can see, when we increase the temperature of a liquid, the lower part of the water, which water is near the base, gets heated, and it comes in the upward direction, and the cooler water comes from the upward direction to downward, and a shot of current happen in it, and this current is called convection current, and now whole mass of the liquid gets heated. Okay students, so this is the consequence of change in density of a liquid with temperature.
Okay, students. Now, students, our second topic is consequences of change in density of gases with temperature. It means what happens when we increase the temperature of a gas. Here you can see a wood, or we can say coal is burning. So the air around it gets heated, and hot air hot and less dense. Okay, the air around this heat source is hot and less dense. So because its density is less, so it will rise in upward direction. Okay, students, and the cooler air from the outside come to take its place. Okay, and in this way a short of current is called convection current. A short of current happen in here, it is called convection current. Okay, students, this is same like consequence of change in density of liquid. Okay, note that this convection current is responsible for land breeze, for development of land breeze, sea breeze, monsoons and westerlies. And also this convection current is also responsible for natural ventilation in the home. Okay, now we will see what is natural ventilation. First thing you should know what is ventilators. You know, the small window upside of the wall or near the roof is called ventilator. Okay, so the hot and less dense air of the room rises upward direction. Let's suppose this is a room and the window here is called ventilators. Okay, so the hot and less dense air, hot air rises upward and it passes in the outside direction, and the cool air from the window comes inside the room. Okay, so this is the natural ventilation. Okay, students. Now, students, we will see what is sea breeze and land breeze. Okay, so what is sea breeze? Sea breeze is the wind which develops during daytime and blows from sea to land. Okay, sea breeze is the wind which develops during daytime and it blows from sea to land. Okay, and what is land breeze? Land breeze is the wind which develops during night time and it blows from land to sea. During night time and blows from land to sea. Okay, students, land breeze is the wind which develops during night time and blows from land to sea. Now we will see what is the reason behind the formation of sea breeze and land breeze. Students, see, this is land and this is sea. Okay, this is land and this is sea. You should know the property of water, as we have already understand it. The water has high specific latent heat. Okay, now land is the property to get cool fast and get heat up fast.
Okay, land is the property to heat up fast and gets cool very fast. So what happens? The air above the land gets heated. Okay, heat up, or we can say hot air, hot and less dense. We know hot air is less dense. Hot in daytime, hot air above the land rises upward direction. Okay, and the air above the sea is less. It is we can say cool and more dense, because it needs more energy to become hot, or its specific latent heat is very high, so it doesn't heat up very fast. Okay, so what happens? Hot and dense air above the land rises upward direction, and to take its place, cool and more dense air move towards the land. Okay, and this is called sea breeze. Okay students, and this phenomena happen during daytime. Okay students, and now we will understand how a land breeze is formed. Students, in night what happens? As we know, the land has a property of getting cool very fast. Okay, but the sea remains hot. Now the hot and less dense air above the sea rises upward direction, but the cool and more dense air above the land moves towards the sea to take the place of the air which rises upward direction, and this air is called land breeze. Okay students, so this is how land breeze is formed. Okay students, our next topic is concept of flotation and sinking, in which we will see some objects. The objects are floating or sinking in the water. To understand this, first we should know what is relative density. What is relative density? We have already discussed this concept, relative density, in our previous lecture. According to this concept, we know the density of water is 1 gram per centimeter cube, and the object having density more than 1 gram per centimeter cube will float or will sink down in the water, and the object having density less than 1 gram per centimeter cube will float in the water. Okay students, so we will take some substances, example of substances, and compare them. In solids, first we will take example of sand and iron. Okay, when we throw it in the water, what will happen? They will sink down. They will sink down in the water. Why they will sink down? Because they have the density more than 1 gram per centimeter cube. Okay, and according to the relative density concept, the object having density more than 1 gram per centimeter cube will will sink down in the water. Okay, and second example we will take cork and wood. Cork and wood. What happens with these? When we throw it in the water, they will float over the water. Why? Because they have density less than 1 gram per. They have density less than 1 gram per centimeter cube. That's why they float in the water. Okay, students. Now we will take examples of liquids. If we take the petrol and kerosene oil, what happens with it? These substances will float over the water. Why? Because they have density less than 1 gram per centimeter cube. Okay, and if we take the example of honey or glycerine,
they will sink down in the water. Why? Because they have density more than 1 gram per centimeter cube. Okay students, so this is the concept of flotation and sinking of water. One more thing to note, that here iron will sink down in the water, but the ship made up of iron will float in the water. Why ship will float? The ship floats in the water because of its shape. Ship floats in the water because of its shape. Ship is made in such a manner that its volume is always greater than its mass. So what happened with it? We know the formula of density equal to mass divided by volume. If the denominator is large, then the whole fraction will be very less. Okay, so here volume is very large, that's why this density is less than 1 gram per centimeter cube. Okay students, that's why the ship made up of iron will float over the water. Okay students, now students, our next topic is Plimsoll lines. What are Plimsoll lines? First see with a image. This is a ship, you can say this is a ship. In its base, or we can say its hull, but also its base, there is a line to indicate the level. At least in this level the ship should be submerged. It means the ship should be dipped in at least this level. Okay, if more than this level it's okay, but less than this level then it is not safe for the ship. Okay students, and now see the definition. Plimsoll lines are marked around the hull of the ships, or we can say hull is also so base. Okay, base of the ships to indicate the level to which ship should be submerged in seawater. Okay, if ship is not submerged up to the recommended level, it is likely to sink or overturn in sea. Okay student, so Plimsoll lines are very important for the ships. Okay, our next topic is next question is, why does iron needle sink in water but not an iron ship? As we have already discussed why an iron ship does not sink in the water, but in case of needle we can say if the density of needle is very high. Okay, but in numerical value the needle has the density equal to 7.6 gram per centimeter cube. Okay students, this is very high density compared to 1 gram per centimeter cube of water. Okay, that's why this needle sinks down in water. But in case of iron ship, it not sinks due to its shape. Okay, and it is made in such a manner that its volume always greater than its mass, and by the formula density equal to mass divided by volume, its volume is always very large to its mass, so this fraction is always less than 1 gram per centimeter cube. This value is always less than 1 gram per centimeter cube, that's why its density is less than 1 gram per centimeter cube. That's why iron ship does not sink in the water. Okay students, now our next topic is comparison of densities in the three states of matter. Comparison of densities in the three states of matter. Now students, our next topic is comparison of densities in the three states of matter. Students, in case of solids have very less intermolecular space, less intermolecular space. That's why its volume is very less, and due to its less volume, its density is very high. We know the formula density equal to mass divided by volume. If this value is very less, then this fraction will be large. Okay, that's why its density is very high. In case of liquids have
comparatively large intermolecular space. That's why its volume is comparatively large than solids, and its density is larger than solids. Okay, students. Liquids have larger intermolecular space, or we can say greater intermolecular space, and because of greater intermolecular space, its volume is high, and due to its high volume, its density is less. Okay, students, density is less as compared to solids. And in case of gases have very large intermolecular space, and the volume is also very large. That's why its density is very less. Okay. Okay, the gases have densities very less. Okay, students, and in this manner we can say solids have very high density, liquids have comparatively less, and gases have very less density. Okay, students, so this is the comparison of densities in the three states of matter. Students, your chapter number 1 and chapter number 2 is completed, and your summer vacation will be start from 10th June to 25 June. Okay, collect your notebook from the school campus and get your seat confirmed. Okay, and prepare well for your exam, which will be conducted in the last week of the June. Okay. Hello student, myself Jyoti Singh and welcome to my online chemistry classes for class 8. This is the chapter 2, physical change and chemical change, and today we discuss characteristics of chemical reaction. First of all, what is chemical reaction? Any chemical change precedes a chemical reaction. जब कोई chemical change होता है तब वहाँ पे एक chemical reactions होती हैं. What is chemical change? Chemical change is a type of change in which new substance is formed and composition also changed. Okay. So what are the characteristics of chemical change? So number one characteristic is evolution of gas. It means gas जो होगी वो released होगी during the chemical change. For example, when zinc, what is zinc? It is Zn, represented as Zn. Zinc react with sulfuric acid, that is H2SO4. It gives zinc sulfate, it means ZnSO4, and also released hydrogen gas, H2 gas. So this is the type of chemical reaction, and what happened in this chemical reaction? Released हो रही है यहाँ पे आपकी कोई gas, evolution of gas. So evolution of gas is the first characteristics of any chemical reaction. Number next is change of color. When red lead oxide, what is lead oxide? That is Pb3O4, and it is red. When red lead oxide is going to be heated, it gives lead monoxide and also liberate oxygen gas. What is lead monoxide? It is PbO. So what happened here? Red lead oxide decomposes to give oxygen gas and PbO, which is yellow in color. So color in this during this reaction, color will be changed. Red lead oxide converted into yellow lead monoxide. This is the second characteristics of any chemical reaction, change of color. Okay. Number third characteristic, formation of precipitate.
For example, when silver nitrate, what is silver nitrate? AgNO3, react with sodium chloride, that is NaCl. Both are react to form sodium nitrate, that is NaNO3, and white precipitate of silver chloride, that is AgCl, is formed. It is the third characteristics of any chemical reaction. So क्या क्या characteristics है किसी chemical reaction की? Evolution of gas, change of color and formation of precipitate. Okay, ये जो है आपका करेक्टरिस्टिक्स है और इन सब का एक पर्टिकुलर एग्जांपल है. जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस में आपका ये एग्जांपल है. चेंज ऑफ कलर में आपका रेड लेड ऑक्साइड को हीट कराएंगे तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा लेड मोनोऑक्साइड में. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का ये एग्जांपल है. सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू गिव सोडियम नाइट्रेट एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड. ओके, सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये आपकी आज लास्ट क्लास है बिकॉज आपका समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है. इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. यूनिट टेस्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आएगा. इन दोनों की पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी. थैंक यू. Students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Today I am starting the unit 3 of chapter 2, sexual reproduction in humans. So students, just like any other plants or animals give rise to other plants or animals, human beings also give rise or produce their babies of their own kind. Students, the reproductive system in human develop and function under certain influences, the certain chemicals called hormones. So the reproductive hormones are influenced or active when they are attending the maturity, when they are attending the sexual maturity. In males and females, in both the cases, they attain the sexual maturity at different ages. In males, they attain the sexual maturity at the age of 11, 14 to 16. But in the case of female, they attain the sexual maturity the age between 11 to 13. So, when they attain the sexual maturity, there are following changes in both male and female. So what are the changes? When the male attain the sexual maturity at the age of 14 to 16, there are certain changes which is voice become deeper. In males, at the age of 14 to 16, the voice become deeper, means or also heavier. In the growth of hair on the face and other body parts, the hairs are grown on the face and other body parts. Muscles start developing, means they are skirts, curves. Okay. And what are the changes that take place in females when they attain the sexual maturity at the age of 11 to 13? So the changes is development of breast, development of hips, voice become high pitch. Okay, so these are the changes which take place in females. Then what is a reproductive organ? The organs which are included in the reproduction are called reproductive organs, and in both the cases, in male and female, the reproductive organs are different. So because of the reproductive organs, the males are different and females are different. Okay, first of all we will discuss about the male reproductive system. So the male reproductive system consists of a testis. This is a diagram of a male reproductive system. And in male reproductive system, first organ is the testis.
this, a pair of testes is present at the lower position of the abdomen in a sac-like structure called scrotum. As you can see here, this is the scrotum. This is the scrotum, which is a sac-like structure. Inside this scrotum, and scrotum is also called scrotal sac. Inside this scrotal sac or scrotum, the testis, a pair of testes is present. And students, one more thing, the temperature of the scrotum or scrotal sac is lower than the body temperature because it's help to produce the sperm. And then there is a drainage duct which is occur from the penis to the sperm duct and attached to the testis. So this vas difference means this sperm duct is also called vas difference. This vas difference is attached from the testis and now and at the urethra. This is the urinary bladder and this is the urethra. It is the vas difference is start from the testis and at the urethra. So it carries, this vas difference carries the sperm from testis to the urethra. Epididymis. Epididymis is a place where the sperms are stored. So the sperms are produced in the testis and stored in the epididymis. Okay, students. Next is penis. It is a muscular cylindrical like structure. As you can see here, this is a muscular cylindrical like structure and which help the male person is the penis is used for passing the urine as well as the sperm in the female body. So this is the male reproductive system which is present in the male. Now students, the female reproductive system. The reproductive organs which is present in the female and use and take part in the reproduction is called female reproductive system. It has various parts. First is ovaries. The ovary is the oval-shaped, small oval-shaped structure which is present at the lower abdomen. It is two in pair. These are one pair, means two. The ovaries are two in number and one in pair. Then the egg is released from this ovary, means ovary produce female sex organs, female sex hormones. The female sex hormones is called estrogen or progesterone. So this hormone, female sex hormone, is produced by the ovary, and ovary also produce egg. And what is the name of male sex hormone? This is testosterone, which is produced by the testes. Okay, students. So this ovary produce egg, and also a female sex hormone is called progesterone or estrogen. These are two hormones. After that, there is a oviduct. Oviduct is also called fallopian tube. And this fallopian tube is attached from the ovary then to the uterus. It is a tube-like structure which is attached from the ovary to the uterus. And the main function of the fallopian tube is to carry the eggs from the ovary. And the fertilization of the sperm and egg take place in this fallopian tubes. Okay. Next is uretus. Uretus is a sac-like, a pear-shaped sac-like structure is called uretus. In this, when the fertilization takes place, after that the embryo or fetus
is comes from fallopian tube to the ureter, and inside the ureter the lining is formed. There is a lining is formed inside the ureter, which keeps to protect the fetus. Okay, students. Next is vagina. Vagina is a muscular tube-like structure, the opening of the cervix into the vagina. Vagina is basically used for passing the urine and as well as to take the sperm from the male body. And when this is the structure of the female reproductive system, and what happened after when the sperm are introduced in the body of the female. Then the sperm which is introduced or inject into the body of the female, the vagina take the sperms, and these sperms go to the fallopian tubes through the ureter, where the ovary release egg, and this ovary release egg after 28 days. After 28 days, ovary release egg, and then after 28 days, the second ovary release one egg. So it is basically one ovary's work at a time. Then first time this ovary release egg, second time this ovary release egg. So sperm produce a large number of sperms are introduced in the vagina. They go through the ureter to the fallopian tube, where the ovary release one egg, which is also released in the fallopian tube, where the fertilization takes place. And after the fertilization, the fetus is formed. The fetus is formed, and then this fetus becomes an embryo. Then this embryo, when the fertilization takes place, the fetus is formed. This embryo comes to ureter, where the lining is formed, and this embryo is divided into two parts. Then two parts, then divided into four parts, 4 then 8. It takes place, okay, and goes so on. So there is a formation of individual in the ureter, and the lining of the ureter keeps protect the fetus inside the ureter. So this is the process of fertilization in human beings, and the period of the fertilization is called pregnancy. That's enough for today. And after the describing the female reproductive system, male reproductive system, fertilization, the unit 3rd is completed now. So students, your 2 chapters is completed, and students, your summer holidays, summer vacation are starting from 10th June to 25th June. Students, a solved booklet of first 2 chapters, which we have already discussed during the online classes, has been created. So students, please collect your booklet from school, and one more important thing, please learn these 2 chapters, because on the unit test first, which will be conducted by the school within this month. This month means in the June month. The date of online test will be announced later on your classes WhatsApp group. Students, so please prepare your test by the booklets, by the help of booklets. And one more thing, so students, get your seat confirmed by registering. Okay, thank you students. A very good morning students. In my previous lecture, I have explained you Geography 2nd chapter, Population Dynamics for class 8, and today I will continue the same chapter. So, in my previous lecture, I have explained you the causes and effects of underpopulation, and now today my topic is factors affecting population. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं? तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट बच्चों है क्लाइमेट. तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, ह्यूमन एफिशिएंसी, नेचुरल वेजिटेशंस एंड इवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जो हमारी क्लाइमेट है वो क्या किसको इन्फ्लुएंस करती है बच्चों? एग्रीकल्चर को, ह्यूमन एफिशिएंसी को, नेचुरल वेजिटेशंस को, इवन हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को. तो टेम्परेचर रीजन
पॉपुलेशन होता है वो भी हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। मॉन्टेनियस एरिया विद रफ क्लाइमेट एंड लेस स्कोप फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव लो पॉपुलेशन। तो मॉन्टेनियस एरिया में जहाँ पे बहुत ही रफ क्लाइमेट होती है और बहुत कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत कम जनसंख्या होती है। एग्जांपल हिमालयाज रीजन एंड द रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। Now next is mining and growth of agricultural crops attracts industries and people to the plateau areas. So population concentration is higher than in mountains but lesser than that in plains. Is it clear? So plains have been since the time of ancient civilization the most favorable place for human settlement. तो आपको पता है कि प्लेन अपने एंशिएंट टाइम से ही ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए बहुत ही फेवरेबल प्लेस माने जाते हैं, जैसे द गंगा वैली, द मिसिसिपी डेल्टा, द नाइल डेल्टा attract the highest density of the population. The second factor is topography or landform also influence the population distribution. Now next is soil. So in developing country agriculture is the main occupation. आपको पता है कि developing country में agriculture हमारा क्या होता है, main occupation होता है। तो as agriculture depends on soil, regions with fertile soil are more densely populated than the regions with unproductive soil. तो वो क्षेत्र जहाँ पर हमारी कैसी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, तो वो बच्चों वो जो एरियाज होते हैं वो हाईली पॉपुलेशन को, हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं उन एरियाज के कंपैरेटिवली जहाँ पर क्या होती है बच्चों, अनप्रोडक्टिव सॉइल होती है। तो एग्जांपल रिवर वैलीज विद एलुवियल सॉइल फेवर इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ राइस। Now next factor is water. So as you all know, human beings cannot live without water. Every activity of man, be it domestic, needs agriculture and industrial production, and it requires adequate water supply. तो industrial progress के लिए और हमारे agriculture के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो it is also factor to attract the population distribution. Now next is availability of resources. So minerals and power resources also attract the population distribution. Towns and the minerals and power resources pave the way for industrial development. Many cities and towns grow up in such regions. They attract a large number of people by providing job opportunities. The Ruhr industrial belt in Germany and the iron and steel company in the Chota Nagpur plateau with availability of coal and iron are the example. So जहाँ पे आपके बच्चों resources की availability होगी तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हमारी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, तो it also attract the population distribution. Now next is size of the country. So density of the population is determined by the size of the country. तो हमारे जो देश की जो जनसंख्या की जो डेंसिटी है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो किससे डिटरमाइन होता है बच्चों, कंट्री के साइज। Now next is socio-economic factors. So economic factors like agricultural and industrial progress also influence population distribution. Areas which have facilities for economic activities, जो areas जहाँ पे economic activities की facilities होती है तो वो क्या होता है बच्चों, thickly populated होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। Example मुंबई and कोलकाता। Is it clear? So culture, social and political factors also affect the population distribution. Man's education, technological knowledge and capacity of inventions also affect economic development. तो man's की education हो गया, technical knowledge हो गया, बहुत ज़्यादा inventions की जो capacity होगी वो किसको attract करती है बच्चों, economic factors को attract करती है। तो social customs, natures and type of administration as well as peace in the region also influence population distribution. तो बच्चों social customs भी हो गए, nature भी हो गया, type भी हो गया, हमारा type of administration मतलब कि वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे peace मतलब शांति है कि नहीं, ये सब चीजें भी हमारे population distribution को बहुत attract करते हैं। तो आप देख सकते हो कि cultural social factors कैसे attract करते हैं कि मतलब एक धार्मिक स्थल में आपको ज्यादा जनसंख्या दिखाई देगी दूसरी जगह की कंपैरेटिवली। तो सोशल एंड कल्चर फैक्टर आल्सो इफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नाउ नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल लोकेशन।
these are the factors that affecting the population like climate, soil, water, availability of resources, size of the country, socio-economic factors, topography और landforms. Now composition of population. अब हम बात करते हैं बच्चों population का composition कैसे होता है, population की संरचना कैसे होती है. The population composition means the structure of population that includes the factors such as sex, health, literacy level, health condition, occupation and income level. तो बच्चों population composition का मतलब होता है कि population का structure जिसमें क्या चीजें include होती हैं, कौन से factors include होते हैं, जैसे कि such as sex, health, वहाँ हेल्थ कैसी है पॉपुलेशन, लिटरेसी लेवल कैसा है पॉपुलेशन का, हेल्थ कंडीशन कैसी है, ऑक्यूपेशन कैसा है और इनकम लेवल कैसा है. सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन मींस द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन दैट इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज सेक्स, हेल्थ, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल. तो population is divided into various groups. तो बच्चों population बहुत से various group में डिवाइड होती है such as 5-9 years और 10-14 years old. It is divided into male-female category. तो there are two groups of dependents. तो दो तरह के dependents group में first हमारा होता है बच्चों young dependents जिसमें आप क्या आते हैं एज बिलो 15 मतलब 15 इयर्स से नीचे की एज वाले लोग यंग डिपेंडेंट्स में आते हैं. और सेकंड ग्रुप बच्चों हमारा होता है एल्डरली डिपेंडेंट्स. एल्डरली डिपेंडेंट्स में हमारे कौन से लोग आते हैं एज्ड अबव 65 इयर्स. 65 इयर्स से ऊपर की एज वाले लोग हमारे एल्डरली डिपेंडेंट्स में आते हैं. तो दे आर टू एज ग्रुप्स यंग dependents and elderly dependents. So those between 15 and 65 are the working age. तो 15 से 65 के बीच की जो एज होती है वो उस एज को क्या कहते हैं बच्चों, वर्किंग एज कहते हैं. So this type of age structure has a direct influence on the future since both extremes. तो बच्चों ये जो हमारा एज स्ट्रक्चर है ये इन्फ्लुएंस करता है. तो the composition of population help us to know. तो जो population का composition है वो हमें किस चीज की हेल्प करता है कि हाउ मेनी आर मेल एंड फीमेल, की हमारी पॉपुलेशन में कितने मेल या कितने फीमेल हैं, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, कौन से एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, यंग डिपेंडेंट्स हैं या एल्डरली डिपेंडेंट्स हैं, और हाउ एजुकेटेड दे आर, वे कितने एजुकेटेड हैं, व्हाट आर देयर इनकम लेवल्स, उनकी इनकम का लेवल क्या है, व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है. तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो how many are male and females, their income levels, their occupation, how educated they are and type of their income, where are they employed. Is it clear? So students, important structural features of population. अब हम बात करते हैं कि population के important structural features कौन से हैं. तो सबसे पहले जो आता है age structure, आयु संरचना जिसको कहते हैं. An interesting way of studying the age structure of population of the country is by looking at the population pyramid. तो बच्चों सबसे अच्छा वे क्या है किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर को स्टडी करने का, कि उसका क्या देखा जाए, हम लोग को पॉपुलेशन पिरामिड देखा जाए. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड. तो बच्चों पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, a population pyramid is a graphical representation that shows the distribution of various age groups. तो जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है बच्चों वो एक तरह का क्या होता है बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है that shows the distribution of various age groups, जो कि शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन को पॉपुलेशन के various age groups में. तो there are three types of population pyramids: youthful population pyramid, age population pyramid and aged population pyramid. So is it clear कि what do you mean by population pyramid? A population pyramid is a graphical representation that shows the distribution of various age groups. Three types of population pyramids: youthful population pyramid, age population pyramid and aged population pyramid. So the shape of in the population pyramid, the population is distributed along the horizontal axis. तो population pyramid में बच्चों population कैसे distribute होती है, horizontal axis में distribute होती है, with male shown on the left and female on the right. मतलब left में आपके male और right में आपके female. Is it clear?
relative number of male and females. Sex ratio or sex composition means how many number of females are there in per 1000 males, यानी प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाओं की संख्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात जिसको बोला जाता है हिंदी में. So as the number of females per 1000 males in the population, sex ratio is an important social indicator of the equity prevailing between males and females at a given of time. So this is the second structural feature of population, and now third is feature is rural urban composition. Rural urban composition. Now next is structure feature of population is rural urban composition. The division of population in the rural and urban areas on the basis of their lifestyle. तो जो हमारा डिवीजन होता है पॉपुलेशन का रूरल और अर्बन एरियाज में, वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, उनके लाइफस्टाइल पर. Livelihood and social and economic conditions. So it totally depends on their lifestyle, livelihood and social and economic conditions. So the rural and urban composition of population is the yardstick of economic development of a country. So there are three structural features of the population. First, age composition, sex ratio and the rural urban composition. So this chapter is completed. Here we conclude your last class. There will be summer vacation from 10 June to 25th June. Collect your test booklets from the school within the above mentioned period. Thank you. Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, I have already discussed chapter first, growth of nationalism. Growth of nationalism, how nationalism rise in America and France. What is the meaning of nationalism? So nationalism is a feeling about our nation, a great feeling to about our nations, that is called nationalism. So growth of nationalism, because in that time England had adopted in America 13 colonies in America. So the American revolutions, yani American revolutions is the first revolutions in that time, because in that time the kings have England have supreme power in these colonies, and they were exploited in economic condition, social condition and political conditions. Now students, after American revolutions, and when America free for England and situated a democratic state is known as United States of America. After that arose the French revolutions, and in French revolutions arose in France 1789 to 1795. In 1789 to 1795 French revolution arose in that time. What were the events? And events, so on July 14, 1789, the people of Paris stormed a prison of Bastille. Thus we say कि 14 July 1789, the people of Paris stormed the prison of Bastille. On July 14, 1789, the people of Paris stormed the prison of Bastille, and they freed all prisoners. माने thus we say all prisoners were freed, माने सभी prisoners को freed माने free कर दिया गया था.
monarchy was overthrown, माने monarchy was overthrown. तो after the French revolutions the monarchy was overthrown, माने उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया था. The incident एक ऐसी घटना became a symbol of victory of French people, माने जो फ्रेंच पीपल्स के विक्ट्री यानी जीत के लिए एक सिंबल बन गई थी. became a victory and became a symbol of victory of the French people. And 14th July यानी 14th July is observed as a national holiday in France. So in that time कि 14 जुलाई को नेशनल हॉलीडे माने फ्रांस में नेशनल हॉलीडे के रूप में ऑब्जर्व किया गया था. किंग Louis XVI and his queen Mary Antoinette were first imprisoned. माने the king Louis XVI and his queen उनकी रानी were first imprisoned and later put to death. माने इनकी मृत्यु हो गई थी in 1793 में. Now the results of the French revolutions. कि what were the results of French revolutions? माने फ्रेंच रेवोल्यूशंस के रिजल्ट्स क्या थे? तो फ्रेंच रेवोल्यूशंस वाज एन इवेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. माने फ्रेंच रेवोल्यूशन विश्व के इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण माने ग्रेट इंपॉर्टेंस माने एक महत्वपूर्ण स्थान है. इट इंट्रोड्यूस्ड द डेमोक्रेटिक आइडियाज बिकॉज इट इंट्रोड्यूस्ड डेमोक्रेटिक आइडियाज यानी फ्रेंच रेवोल्यूशंस gave an idea to a democratic state. Before French revolutions there were no ideas for the democratic state and the supreme rule of the kings, and because everybody every persons were exploited the supreme rule of the kings, because before in American revolutions and French revolutions king was the supreme power to their colonies. The nobles and the church lost their property. But in that time the nobles and church have a great power to control the country, but after the French revolutions nobles and church have no power. Nobles and church lost their property and their lands were distributed to the peasants. माने which power had in that time church and noble person? Their property and the land which is distributed to that time in the farmers. माने जो भी प्रॉपर्टी थी जो भी लैंड्स थी उसे उस समय किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी. The most potent effect of the French revolutions, most पोर्टेंट माने सबसे इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशंस का was that माने वो ये था कि it awake the national feeling. माने फ्रेंच रेवोल्यूशंस have gave the national feeling to everybody. माने फ्रेंच रेवोल्यूशन was that period and that events that awake the national feeling to everybody. The common people were prepared to die for the sake of protecting. माने the common people have to awake for their national feeling and they die for the sake of protecting of rights. माने वे अपने rights के लिए अब मर मिटना भी चाहते थे. And privilege माने that they had got due to the revolutions because they have great feeling after this French revolutions. It also inspired after European माने 10वीं से it also inspired माने this revolutions inspired to the people say European people to overthrow their opposition government. माने वे अपने अपोजिट गवर्नमेंट को पूरी तरह से जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहते थे. 10वीं से the results of the French revolutions कि everybody have a great feeling for democratic and they did not wanted to opposition government and they wanted to there were no authority in that time noble person and churches. Students, French has already
engaged in many wars with the other countries. In that time Napoleon Bonaparte, यानी नेपोलियन बोनापार्टी, तो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशंस मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशंस के दौरान नेपोलियन बोनापार्टी रोज थ्रू द रैंक्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर, माने एक मिलिट्री ऑफिसर्स के रैंक माने रैंक्स के थ्रू माने इसका रोज हुआ. नेपोलियन बोनापार्टी ओवरथ्रो द डायरेक्टोरेट्स 1799 माने बोनापार्टी ने ओवरथ्रो द डायरेक्टोरेट्स माने डायरेक्टोरेट्स को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था. एंड फॉर्म्ड अ काउंसुलेट माने फॉर्म्ड अ काउंसुलेट इन फ्रांस, माने उसने फ्रांस में काउंसुलेट की स्थापना की थी. एंड कंसिस्टिंग ऑफ 3 काउंसिल, माने उसने उस समय 3 काउंसिल माने 3 काउंसिल कंसिस्ट थे, जिसमें 1799 से 1801 तक माने 1799 से 1801 तक 3 काउंसिल कंसिस्ट थे. ही हिमसेल्फ माने वह स्वयं became the first council, माने वह स्वयं भी फर्स्ट काउंसिल बना. एंड लेटर एंड बाद में काउंसिल फॉर द लाइफ इन 1802, माने पूरे जीवन भर माने पूरी लाइफ भर वह काउंसिल माने पूरी तरीके से 1802 माने 1802 तक पूरी तरह से अपने जीवन भर काउंसिल बनाया. आफ्टर दैट नेपोलियन डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन, माने नेपोलियन ने कई ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज से डिफीट किया, जैसे इन इटली, फ्रांस, एंड डिफीटेड ब्रिटेन इन 1802. माने 1802 में ही डिफीटेड इन मैनी ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज, इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन. एंड आफ्टर दैट he established माने numerous small republics in, माने उसने कई छोटे छोटे क्या थे रिपब्लिक्स माने रिपब्लिक्स स्टेट इस्टेब्लिश किए एज इटली, जर्मनी, बेल्जियम. माने आफ्टर द डिफीटेड इन मैनी ऑस्ट्रेलियन स्टेट he established a republic small states in Italy, Germany and Belgium. आफ्टर द विक्ट्रीज माने इन कई विजय के बाद, आफ्टर द विक्ट्रीज माने इन कई जीत के बाद, ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस, माने वह फ्रांस का एम्परर यानी सम्राट बना. एंड पॉप अटेंडेड हिज कोरोनेशन सेरेमनी, यानी पॉप ने स्वयं उसकी कोरोनेशन सेरेमनी इन 1804 माने 1804 में अटेंड की. He was at the height of his political and military, माने 10 से कि his political system and his military system is very established. Yeah, he has a great height of his political system and military system. Glory माने military glory between the 1808 to 1810, माने between 1808 to 10 he has a great feeling, and he has a great height of his political and military system. He finally defeated in 1815 माने अंत में 1815 में the battle of Waterloo माने वाटरलू के युद्ध में वह finally defeated माने finally हार गया. He was exiled to Saint Helena, माने जिससे वह सेंट हेलेना में बनवास के लिए चला गया था, सेंट हेलेना आइसलैंड, और वेयर ही डाइड इन 1821 माने जहां वह 1821 में मर गया. अब हम स्टूडेंट्स नाउ चैप्टर 2 हैज कंप्लीटेड. सो students chapter 2 the growth of nationalism and age of revolution has completed second important in history. So prepare both chapters for unit test. Students, your summer holidays will be started on 10th June to 25th June. Now students, your both chapters yani chapter 1st and 2nd notes will be prepared, so collect from school campus. Now students, contact to school office for your registrations. Thank you for this.
लता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, मैं आज आपको यानी 8th क्लास इंग्लिश मीडियम के बच्चों को व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझाना चाहती हूँ। पठनीयम स्मरणीयम चा, ये कोई चैप्टर नहीं है बच्चों, ऑलरेडी आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये पठनीयम का मतलब होता है पढ़ने योग्य, स्मरणीयम का मतलब होता है याद रखने योग्य, यानी आपको ये सब कुछ पढ़ना है और हमेशा याद भी रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पर शीर्षक दिया है पठनीयम स्मरणीयम च। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी ये सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ इन टॉपिक्स की। इसके पहले की वीडियो में बच्चों मैंने अनुवाद की तालिका समझाई थी और उस अनुवाद की तालिका से संबंधित मैंने 9 वाक्य आपको बनाने के लिए भी दिए थे। उन वाक्यों को आपने संस्कृत में ट्रांसलेशन भी करना था। तो अनुवाद की तालिका सीखने के बाद नंबर आता है कारक के चिन्ह का। बच्चों, ये विभक्तियां हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, 7 ही विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। संबोधन को कारक के चिन्ह में सम्मिलित नहीं किया जाता, कारक में सम्मिलित नहीं किया जाता। अब देखिए, ये कारक है और ये कारक के चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। तो बच्चों, इधर विभक्तियां लिखी हैं, यानी कर्ता कारक होने पर प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी। इस तरह से विभक्तियां प्रयोग में लाई जाती है। इसमें ये ध्यान रखना है कि से चिन्ह यहाँ भी है, से यहाँ भी है। डिफरेंस क्या है दोनों में? से के द्वारा, यानी से चिन्ह है और उसके द्वारा काम हो रहा है तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मोटरयान से घर जाता हूं, तो मोटरयान से यानी मोटरयान के द्वारा, तो यहाँ पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां अलग होने का अर्थ है, जैसे वह गांव से शहर आता है, गांव से शहर आता है यानी अलग हो रहा है वो वहां से, तो यहाँ पर से चिन्ह होने पर हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी का। आया समझ में बच्चों? तो ये अलग होने के अर्थ में पंचमी आएगी और से के द्वारा में तृतीया विभक्ति आएगी। तो ये आपको कारक के चिन्ह याद करने हैं। दूसरा स्टेप है, आप फॉर एग्जाम्पल पट धातु 5 लकारें होती ना, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। ये 5 लकारें भी आपको तैयार करनी है। लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करते हैं। लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यकाल, लोट लकार आज्ञार्थक, विधिलिंग चाहिए अर्थ में। तो ये तो आपको पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हो गया। फिर ये आज्ञार्थक का मतलब होता है आज्ञा दिए जाने के अर्थ में। जैसे हम किसी को आज्ञा देते हैं कि तुम घर जाओ, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम अपना पाठ याद करो, तो ये इस तरह कैसे सेंटेंसेस हैं, इनमें हम आज्ञा दे रहे हैं। तो जहां ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, वहां पर हम किस लकार का प्रयोग करते हैं? लोट लकार का। विधिलिंग चाहिए अर्थ में, चाहिए, जहां जैसे कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो जहां इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं चाहिए अर्थ वाले, वहां पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप पट धातु की 5 लकारें तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है शब्द रूप। ये मैंने 5 शब्द रूप लिखे हैं, राम, बालिका, हरि, भानु, नदी। इन 5 शब्द रूपों से आप 50 शब्द रूप तैयार कर सकते हैं, एक से ही अनेकों बन जाएंगे। ये 5 स्वर है बच्चों, जैसे राम में आ स्वर निकला, यानी राम जो है अकारांत पुल्लिंग हो गया। बालिका आकारांत बड़ा दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग है। हरि ई है, इकारांत पुल्लिंग है। भानु उकारांत पुल्लिंग है।
नदी ईकारांत, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से बच्चों आप ये 5 शब्द रूप तैयार करिए, पद धातु की 5 लकारें तैयार करिए, कारक के चिन्ह और ऑलरेडी आप अनुवाद की तालिका पहले ही प्रिपेयर कर चुके हैं, उसका भी अभ्यास करें। जब इतना मटेरियल आपके पास बच्चों ऑलरेडी तैयार होगा तो आपको अनुवाद समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ये इतना सब, और ये जो भी रूप वगैरह याद करते हैं ये हमेशा याद रखने चाहिए आपको। और वो जो अनुवाद तालिका के सेंटेंसेस हैं वो भी आप लिखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और बाकी इतना जो मैंने आज आपको बताया है, इसके आगे मैं फिर कभी डिटेल में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। जब आपको संस्कृत में वाक्य बनाने आ जाएंगे तो आपको संस्कृत की बुक का अर्थ बहुत आसान लगेगा, इसलिए आप इन्हें जरूर तैयार करें। धन्यवाद। ये 2 चैप्टर्स आपका खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं संस्कृत में, और आपको ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि संभवतः जून के आखिरी सप्ताह में आपकी मासिक परीक्षा हो, इसलिए आप अपने मासिक परीक्षा की तैयारी करते रहें इन 2 चैप्टर से। और आपका ग्रीष्मावकाश 10 जून से 25 जून तक है। और बच्चों आपने जो ये 2 चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं, तैयार किए हैं, इनकी एक बुकलेट भी आपके विद्यालय में उपलब्ध है, और आकर के आप वो बुकलेट ले लें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद। Good morning, students. This is class 6E. Subject is computer. Chapter number 2, working in MS Excel. Today we solve the exercise of the chapter number 2. First is the MCQ. We write only the in MCQ there are 4 options for every questions, but we write only right answers. Okay. What contains cell organized in the form of row and column? That means ki how to organize cell in the form of row and column. Worksheet. Clear? Which group of the home tab is used to copy and paste formula in Excel? Clipboard. Okay. Which formula within a cell reference change as you copy it from one cell to another cell? That is the relative cell reference. Relative cell reference. Clear, students? Now the 4th question is the range from cell 1 to D7 is represented as A1 colon D7, where colon represents cell reference. That means answer is A1 colon D7. And the last question is an error by Excel begin with which sign or which symbol? Hash. In bracket you write hash symbol. Okay. The next topic is now fill in the blanks. Number first, a worksheet begins with row number 1 and column number A. That means कि आपका जो रो है वो नंबर 1 से स्टार्ट होती है and column which start begin with alphabet A. Okay. Second is the sheet tab section you can rename a worksheet. Clear. Next, the arrange is represented by the cell address of the first cell. It's diagonally opposite cell. Suppose that like A1 to D7. This is called the cell range. Okay. Now 4th is formula. Formulas contain numbers, cell address, cell range and operators. Suppose that this is formula A1 plus A2. Okay. This is the formula. Next, 5. And
absolute cell reference is a cell reference that always, cell reference is the cell address that always refers to a particular cell. Now, the next is column matching. Now match the columns. There are some pictures and other side related names. Okay, this is the sheet tab. Here, sheet tab. This is the cut symbol. This is the paste symbol like this. This is the copy symbol. This is the delete symbol. This is the document and cross sign which display the delete symbol. And last is the paste. So student, this chapter is finished. Thank you. Now student, your holidays are starting from 10th to 25th June. Students, solve booklet of your first 2 chapters which have discussed during online classes have been created. So please collect your booklet from school, and one more important thing, please learn these 2 chapters because an online test will be conducted by the school within this month only. The date of the online test will be announced your online WhatsApp group, and please confirm your seat with the registration. Thank you. Have a nice day. Happy summer vacations.